मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, आपके यहाँ सिलेबस में भी है। तो वेव ऑप्टिक्स में हम क्या किसके बारे में बात करते हैं? वेव के बारे में बात करते हैं। ठीक, वेव के बारे में मैंने एक पहले लेक्चर भी दिया है, उसको आप देखिए, आपको पता चलेगा थोड़ा। अब हम बात करते हैं वेव से पहले लाइट के बारे में बात करते हैं। लाइट को हम दो तरीके से ट्रीट करते हैं, एज ए वेव भी ट्रीट करते हैं, एज ए पार्टिकल भी ट्रीट करते हैं। दोनों तरीके से हम लाइट को ट्रीट करते हैं। जब हम एज ए वेव ट्रीट करते हैं तो मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं? वेव ऑप्टिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट पढ़ रहे हैं। जब हम लाइट को एज ए पार्टिकल ट्रीट करते हैं तो इसका मतलब है हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। तो अगर हम वेव को एज ए पार्टिकल ट्रीट करते हैं, लाइट एक्चुअली है क्या? लाइट है क्या? एक तरीके की एनर्जी। एनर्जी क्या है? ये जो सन से हमारे पृथ्वी पर जो लाइट आती है, ये कैसी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एनर्जी है, एनर्जी की एक फॉर्म है। तो क्या होता है, वो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में हमारी पृथ्वी पर आती है। सूरज की जो लाइट है वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेटों के रूप में आती है। तो वो जो पैकेट है उसको कहते हैं हम क्वांटा या फोटोन। ठीक है, क्वांटा या फोटोन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी जिसको हम कह रहे हैं वो ही क्या है? एक फोटोन है या क्वांटा है, उसी को हम पार्टिकल कह रहे हैं। ठीक है, तो फोटोन या क्वांटा कहते हैं। फोटोन की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है? एच न्यू। ई क्या है? एनर्जी। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है। क्या है ये? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, एच की वैल्यू कितनी होती है? 6.6 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये एच की वैल्यू है। इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए लाइट को जब हम दो तरीके से ट्रीट कर रहे हैं तो उस पर कई सारी थ्योरीज भी आई होंगी। तो उन थ्योरीज के बेसिस पे एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम था डिब्रॉय। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि कोई भी अगर वेव चलती है तो उसके साथ एक पार्टिकल एसोसिएटेड होता है। ठीक है, उस पार्टिकल की जो वेवलेंथ है या जो वेव चल रही है उसकी जो वेवलेंथ है, उसकी वेवलेंथ को हम दिखाते हैं लैम्डा से। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? h/p। h आप लोगों को पता है 6.6 10 टू द पावर -34। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है, p क्या है? p है लीनियर मोमेंटम। p को हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम। ये किसके बराबर होता है? mv। m क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल एंड v क्या है? वेलोसिटी। ठीक है, p को हम mv से शो करते हैं। देखिए, जैसे ही एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि इसका अस्तित्व है हमारी प्रकृति में, इसका अस्तित्व हम देख पाते हैं, इसका इफेक्ट हम देख पाते हैं। हमारी प्रकृति में तीन ही यूनिवर्सल कांस्टेंट है। एक होता है h, एक होता है कैपिटल G और एक होता है C। H को कहते हैं प्लैंक कांस्टेंट, G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तीनों की अपनी अपनी अलग अलग वैल्यूज हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10 टू द पावर 8, इसकी 6.67 10 टू द पावर -11, और इसकी आप लोगों को पता है 6.6 10 टू द पावर -34। तो ये बात हुई हमारी क्वांटम मैकेनिक्स का जो शुरुआती चीज है उसके बारे में आप लोगों को पता भी होना चाहिए। इसमें दो तीन कई सारे हम इफेक्ट भी पढ़ते हैं, जो मेनली आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है एज ए पार्टिकल, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या कॉम्पटन इफेक्ट। ये कई सारे इफेक्ट हम पढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने 12th में भी पढ़ा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि किसी मेटल सरफेस पे आप अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिराएंगे तो क्या होगा? मेटल से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा।
कॉम्पटन इफेक्ट ये आपने अभी पढ़ा हुआ है। ये हुई एज ए पार्टिकल जब हम लाइट को ट्रीट करते हैं। अब अगर हम लाइट को एज ए वेव ट्रीट करते हैं तो वहां हमारा पार्ट शुरू होता है वेव ऑप्टिक्स का। इसमें हम बात करते हैं, कई सारी चीजें बात करते हैं, इंटरफेरेंस की बात करते हैं यहाँ पर, या डिफ्रैक्शन की बात करते हैं। ठीक है, ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी होगी कि अगर दो वेव्स को इंटरफेरेंस, दो वेव एक ही मीडियम में चल रही हैं, एक ही वेवलेंथ, कोहेरेंट हैं दोनों, तो क्या होगा, सुपर इम्पोज होंगी एक वेवलेंथ, या तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई, इसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे बाद में। अभी हम शुरुआती दौर, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे क्या है, अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, ठीक है। रिफ्लेक्शन कैसे होता है, मान लीजिए हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, ये इसका नॉर्मल है। अब हमने क्या किया, एक वेव यहां से इंसिडेंट कराई इस पे, कितने एंगल पे, आई एंगल पे इंसिडेंट कराई। ये क्या है, एक इंटरफेस है, तो ये रिफ्लेक्टिव इंटरफेस है। इससे क्या होगा कि ये टकराई और इस टकराने से ये इधर की ओर रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, मान लीजिए रिफ्लेक्टेड एंगल आर है, तो जब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे। ठीक है, जितने एंगल पे ये आया होगा उतने एंगल पे ये रिफ्लेक्ट भी होगा। ये इसका अभिलंब है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। इसके बाद अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन की, बात करें तो बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव। रिफ्रैक्शन क्या है, अगर हमारे पास कोई इंटरफेस है, ये उसका अभिलंब है, हमने क्या किया, यहां से एक वेव इंसिडेंट कराई आई एंगल, तो वो इंसिडेंट होने के बाद इससे क्या हुआ, रिफ्रैक्ट हो गई। मतलब ये मीडियम, अब मीडियम पे डिपेंड करेगा कि ये मीडियम कौन से मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। अगर रेयरर से डेंसर की ओर जा रही है, रेयरर मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रही है। यहाँ पर रेयरर मीडियम है, जैसे एयर मान लेते हैं, ठीक है, हल्का मीडियम है। अब डेंसर मीडियम मतलब जैसे गिलास है या वाटर है, तो हमने इंसिडेंट कराई तो क्या होगा, वेव क्या होगी, वो ट्रांसमिट हो जाएगी या रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो रिफ्रैक्ट होने का क्या मतलब है कि ये आर एंगल पर ट्रांसमिट हो गई। तो ये क्या होगा, जब हम रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जा रहे हैं, तो ये जो रिफ्रैक्ट होगी यहाँ से वेव, वो किसकी ओर रिफ्रैक्ट होगी, इस अभिलंब की ओर रिफ्रैक्ट होगी। इस अभिलंब की ओर ये रिफ्रैक्ट होगी, मतलब ये इसकी ओर थोड़ा झुक जाएगी। अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि अगर हमने यहां से इंसिडेंट कराई कोई रे, अब यहां पर ये डेंसर मीडियम है, डेंसर है, और यहां पर रेयरर मीडियम है, तो ये रे क्या होगी, ये इस अभिलंब से थोड़ा दूर भाग जाएगी, तो ये एंगल बढ़ जाएगा। इंसिडेंट आई पे कराया था तो ये एंगल कम हो गया, किस केस में, रेयरर से डेंसर के केस में। अब हम जब डेंसर से रेयरर के केस में जा रहे हैं तो ये थोड़ा दूर चली जाएगी, यहाँ से दूर ट्रांसमिट हो जाएगी। इसी को कहते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। इसके बाद हम बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, ये जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे
एक अविलंब है, इससे ये इंसिडेंट कराई और ये यहाँ पर रेयरर से डेंसर की ओर जा रही है, तो क्या होगा, इसकी ओर को झुक गई। तो अगर हम इनकी बात करें तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, पहला लॉ क्या कहता है, ये जो इंसिडेंट रे है इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, इसको कहते हैं हम ट्रांसमिटेड या रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या है, अविलंब। तो ये क्या कहता है पहला लॉ कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड ये दिस अविलंब, दिस नॉर्मल जो है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो क्या कहता है, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ठीक। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम ये कहता है कि अगर हम इंसिडेंट जो एंगल है उसका साइन ले, साइन आई अपॉन ये जो ट्रांसमिटेड रे है इसका भी साइन ले, साइन आर, ये किसके बराबर होगा, एन के। एन क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब फर्तनांक कहते हैं इसको। दूसरी बात, इस लॉ को, ये जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है सेकंड लॉ, इसी को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। इसके अकॉर्डिंग एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब हमने पता है कि V बराबर C बाय N होता है, तो N निकाल सकते हैं यहाँ पर, C बाय V। C क्या है आप लोगों को सभी को पता है, स्पीड ऑफ यहाँ पे N कितना आ गया, C बाय V। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, ये क्या है, जिस मीडियम में हम जा रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर डिफाइन करना है तो इस तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एन बराबर C बाय V। आशा करता हूं आप लोगों को ये समझ आया होगा ये सेशन। अगर आपको कोई डाउट है या आप पूछना चाहते हैं तो ग्रुप पे आप पूछ सकते हैं या नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।